भारत भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है जो हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ है और हर एक देश आज भारत से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और भारत का खोज किसने किया था? 17 मई 1498 में समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने भारत में पहला कदम कालीकट तट पर रखा और यह कालीकट तट केरल राज्य में था, जिसके बाद मानो हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग तरीके से लिखी जाने लगी। दोस्तों, यह वह दिन था जब यूरोपियन समुद्री नागरिक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास 2000 साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो फिर से भारत की खोज 1498 में कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितनी भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो हमेशा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचकर एक समुद्री रास्ता निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत अपने कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था। विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों में जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे और मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने दिया करते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यहाँ के दौलत के बारे में सुनते थे, तो भारत पहुँचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार की समस्या को खत्म करने के लिए बहुत सारी यूरोपीय देश भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें होती रहती थी। जैसे कि कई लोगों का मानना था, अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले जाए तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी। इसलिए भी कुछ नाविक समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1960 के दशक में पुर्तगाल के एक शहर में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढकर उनका यूरोप के सामने व्यापार का नया दौर शुरू कर दिया, जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1960 के दशक के आसपास पुर्तगाल के एक छोटे से शहर में हुआ था, जिसे साइनस सिटी के नाम से भी जाना जाता था। उसके पिता एस्टीवा भी एक अच्छे नागरिक एवं प्रसिद्ध समुद्री खोजकर्ता थे। अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा की माहौल में बीता था। 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का नाम का अनुसरण करते हुए पुर्तगाल नौसेना में वह शामिल हो गया। यहीं पर उन्होंने नाव चलाने का एडवांस तरीका और लंबी समुद्री यात्रा करने का तरीका सीखा। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और वेस्ट अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से नागरिक नई नई द्वीप को ढूंढने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के खोजकर्ता अफ्रीका के दक्षिण सिरे की यात्रा करके यह पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद वास्को डी गामा, जो समुद्री यात्राओं एवं खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखता था, वह जानता था कि यदि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अफ्रीका भूमि के अंत में जुड़ते हैं, तो वो अफ्रीका से दूर दक्षिणी कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने ही 4 जहाजों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी। वह खुद 200 टन वजनी साओ गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुए और उसने अपने छोटे भाई पॉल द गामा को साओ राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके जहाजों का बेड़ा इस समय के मोरक्को देश के निकट स्थित हेनरी आइलैंड से गुजरते हुए केप बर्ड द्वीप समूह पहुंचा और 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता दें, ये लोग जहाज पर अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिससे लोग अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ाव पर स्थापित कर दिया करते थे, जिससे कि उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके। वास्को डी गामा ने गिनी की खाड़ी की तेज धाराओं से बचने के लिए
अटलांटिक महासागर के एक लंबा चक्कर लगाया और फिर केप ऑफ गुड होप के दौरे के लिए पूर्व की ओर एक मोड़ लिया। यह भारत की खोज में उनकी पहली प्रमुख सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा सेंट हेलेना बे में पहुंचा। उस समय सेंट हेलेना बे का मौसम बहुत खराब था। वहां बहुत तेज हवा और समुद्री लहरें चल रही थी, जिस वजह से वास्को डी गामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और वे केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का दौरा किया। दोस्तों, आपको बता दें, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचे तो तभी उन्होंने महसूस किया कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। और फिर मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति वहां एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और फिर आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। केप ऑफ गुड होप के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिसमस के आने तक वे दक्षिण अफ्रीका के नटाल तक पहुंच गए। डी गामा का बेड़ा धीरे धीरे मोजाम्बिक की ओर पहुंचना शुरू हुआ। इस बीच में लगभग 1 महीने तक वहीं पर रुके और जहाजों की मरम्मत का काम किया। फिर 2 मार्च 1498 को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक पहुंच गया। जब डी गामा अपने दल के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरा तो उन्हें लगा कि पुर्तगाल जहाज भी उन्हीं की तरह मुसलमान है, इसलिए लोगों ने उनकी खूब मदद की। वास्को डी गामा का मोजाम्बिक में पड़ाव डालना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। यहाँ उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने चांदी तथा मसालों से भरे हुए 4-5 जहाज दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों का यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वह उचित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। उसे उस दिशा को भी समझने में काफी मदद मिली जिधर अब उसे आगे बढ़ना था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया। मोम्बासा की ही मालिंदी में लंगर डाल दिया। मालिंदी में डी गामा की मुलाकात कांजीमलम नामक एक ऐसे गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट की कालीकट जाने का मार्ग जानता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए डी गामा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद ही गामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे। 17 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट बंदरगाह पर जा पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा वास्को डी गामा का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वह वहां लगभग 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता रहा। दोस्तों, वास्को डी गामा के भारत आने और कालीकट तट पर उतरने के बाद भी कई ऐसे घटनाएं हुई जिसके बारे में आपसी लोगों में सहमति नहीं हो पाई, लेकिन उस पर हम अपनी किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वास्को डी गामा ने कैसे भारतीयों पर अत्याचार किए। इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी यात्रा के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को वापस लिस्बोन लौट आया। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस लंबी साहसी यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे, जिसमें से 116 साथी की यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे तथा उन्होंने उसे दूसरी बार फिर से 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डी गामा विभिन्न प्रकार के भारतीय मसालों और रेशम के साथ अपने देश पुर्तगाल लौटा था, तो उसने केवल मसाले बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसे के 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे। दोस्तों, फिर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु कालीकट में ही तब हो गई जब वह अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, जब डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग खोज लिया था तब वास्को डी गामा का नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया था और उसकी उत्साहित यात्रा की चर्चा पूरे यूरोपीय देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से पुर्तगालियों के बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे के दशक में भारत में जो भी हुआ वह हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत इन यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए।